हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है और क्यों इसे कंसीडर किया जाता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने वहां जाना था कि डेमोक्रेसी में डायरेक्ट आप कहीं रूल भी हो सकता है, जहां पे लोग डायरेक्टली अपने लिए फैसले लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली भी, जो मोस्टली कंट्रीज इन द वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजंस लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को किस तरह बनाया जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है, संविधान को बनाया क्यों जाता है, कैसे ये बना, और साथ ही हम जानेंगे कि एक बार संविधान के बनाने के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है। इसी सब को डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहां पे जो एग्जांपल दी गई है सबसे पहले दैट इज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो काफी सिमिलर रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान साउथ अफ्रीका से काफी कुछ सीखा है। इवन गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर ही उन्होंने एक टोटल न्यू आप कहें मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट को एक टोटल न्यू रूप दे दिया था जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है साउथ अफ्रीका की, इट वाज कि वहां पर सोसाइटी जो थी बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस। सोसाइटी में 3 टाइप्स के आप टाइप्स कह सकते हैं या ग्रुप्स कह सकते हैं। वन वाज ब्लैक पीपल, जो वहां के लोकल इंडिजिनियस लोग थे, वहां के लोकल थे। दूसरे हो गए वाइट, जो कि रूलर्स थे, दैट वर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यूके ब्रिटेन के, जो वहां पर रूल करने आए थे। एंड थर्ड वाज मिक्स्ड, जो कि आप कलर्ड भी कह सकते हैं, जो कि माइग्रेटेड थे, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से, मोस्टली इंडिया से और नेबरिंग कंट्री से माइग्रेट हुए थे फॉर द वर्क साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये 3 टाइप का जो पूरी सोसाइटी थी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ दीज 3 ग्रुप्स, ब्लैक, व्हाइट एंड मिक्स्ड। अब वहां पर जो फॉलो किया जाता था दैट वाज अपार्थाइड रिजीम। अपार्थाइड रिजीम क्या हुआ? अपार्थाइड रिजीम का मतलब हुआ जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड रिजीम। रेस हो गया ओरिजिन, स्किन का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, इस बेस पे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाना, और यही रिजीम फॉलो की जाती थी साउथ अफ्रीका में ऑन द वेरी लार्ज स्केल। जो ब्लैक पीपल थे उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने का हक नहीं था, उनके लिए सेपरेट हॉस्पिटल्स थे, पब्लिक टॉयलेट्स वो यूज नहीं कर सकते थे, वो ट्रेन्स में नहीं जा सकते थे, वो बीचेस यूज नहीं कर सकते। हर एरिया में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, हर पोर्शन उनके लिए सेपरेट रखा गया था। इवन यहाँ पे जो पिक्चर है वहां पे भी दिखाया गया है कि एक बोर्ड बीच पे लगाया गया है जहां पे ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोग ही आ सकते हैं, द व्हाइट पीपल। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और इसी चीज के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला जी ने आवाज उठाई थी। उन्होंने जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट की थी अगेंस्ट दिस अपार्थाइड रिजीम, और एज अ रिजल्ट उन्हें डाल दिया गया था जेल में, एंड 22 इयर्स तक वो जेल में रहे। जहां वो वहां की जो मेन पार्टी थी दैट वर्क्स टुवर्ड दिस रिजीम दैट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस वॉज द पार्टी जिसने ऑन वेरी लार्ज स्केल यू कैन से वर्क किया था टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल और इस अपार्थाइड रिजीम को खत्म करने के लिए। और जिस तरह से प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट बढ़ते गए, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अब वो ज्यादा देर तक ब्लैक पीपल्स पे आप कहें रूल नहीं कर सकते, अब उन्हें वहां से हटना ही होगा। सो एज अ रिजल्ट ओके, सो लास्ट टाइम तक अब वो ब्लैक पीपल पे उनको रोक नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते, और अपनी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी वो उनको वहां से लेनी पड़ी। उन्होंने वो वापस ली, एंड फाइनली द अफ्रीका वाज सेट फ्री। और 22 साल के बाद नेल्सन मंडेला जी को उनको फ्री किया गया। ही वॉज फ्रीड आफ्टर 22 ईयर्स, और वो फाइनली बने फ्री साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। फाइन, अब जब
फाइनली ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑफ प्रोटेस्ट और बहुत लार्ज स्केल पे जब मूवमेंट चलाई गई इस अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस के अगेंस्ट, तो वाइट पीपल ने ये समझ लिया कि अब इनको ज़्यादा देर तक दबाना सही नहीं होगा और वो दबा सकते भी नहीं। लार्ज स्केल पे जब हर पीपल ये डिसाइड कर लेता है कि ही विल स्टैंड अगेंस्ट अट्रॉसिटीज, तो उनको दबाना मुश्किल हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मासेस, दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक। तो वाइट रिजीम ने फाइनली अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और 28 ईयर्स के बाद, 22 नहीं, इट वॉज 28 ईयर्स, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला जेल से फ्री होते हैं। और जो सबसे पहला काम उन्होंने डिसाइड किया, दैट वॉज टू फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्योंकि बहुत लास्ट टाइम तक के लिए उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, तो नाउ दे डिसाइडेड कि उनके पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसके बेस पे ये डिसाइड हो पाए कि इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी रूल हो, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस चीज का ध्यान रखा जाए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी और तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी को एंश्योर किया जाए टू ऑल द पीपल हु रिजाइड देयर। ठीक है, उसी तरह से प्रियम्बल जो था वो बनाया गया। प्रियम्बल एक्चुअल में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, वो एक तरह से आपको यू कैन से सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो आइडल है वो क्या है, उसकी जो आप कहे मेन इंटेंशन है, व्हाट इज दैट। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसका प्रियम्बल भी डेवलप किया गया, बनाया गया। And the Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pact in the which we as a South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. This was the lines जो नेल्सन मंडेला जी ने कही थी जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी संविधान हम बनाएंगे, ये हम कंफर्म करेंगे कि ये संविधान किसी भी तरह से रिप्रेसिव ना हो, लोगों को दबाए ना, और हमारा जो पास रहा है, अत्याचारों वाला पास रहा है, रिप्रेशन का पास रहा है, वो इसको दोहराए ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए जगह होगी, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने हम पर रूल किया है, जिन लोगों ने एट्रोसिटीज की है, हम उन्हें भी फॉरगिव करेंगे, उनके साथ भी इक्वालिटी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन बना दिया जाए कि उनके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हैव अ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सब्जेक्ट्स, टू ऑल द पीपल। फाइन। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब लोगों ने ये जाना कि अब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं कर सकते, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पब्लिक प्लेसेस पे हो रही है, ट्रेन्स में जाने नहीं दिया जा रहा, हॉस्पिटल यूज़ करने नहीं दिए जा रहे, कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा, सो दे डिसाइडेड कि अब दे नीड टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन। एंड वाइट पीपल ने, तो जो रूलर्स थे, उन्होंने भी ये देख लिया कि अब वो ज़्यादा देर तक उन्हें दबा नहीं सकते। अब न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट लैक है उसे वापस कैसे लाया जाएगा? ब्लैक पीपल कभी भी वाइट पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं। सिमिलरली, ऑल्दो इट हैज़ बीन सेड कि ब्लैक पीपल उनको फॉरगिव कर देंगे फॉर ऑल देयर एट्रोसिटीज़, स्टिल वाइट पीपल्स को ये कंफर्म नहीं था कि क्या उनके साथ किसी भी तरह का, मतलब किसी भी तरह की उनके साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। सो दैट वॉज नॉट क्लियर। ठीक है, सो लॉन्ग निगोसिएशंस के बाद, क्योंकि देयर वॉज अ सस्पिशन, ठीक है, शक दोनों तरफ था, इन द ब्लैक्स ऑल्सो और इन द वाइट्स ऑल्सो। जो आप ट्रस्ट बिल्डअप की, ट्रस्ट की जो ज़रूरत है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, दैट वॉज लैकिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिप्रेशन और ब्रूटल रूल। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होगा जिसमें दोनों एग्री करें, व्हाइट पीपल भी उसके लिए एग्री हो, ब्लैक पीपल भी एग्री हो, एंड दैट द कलर्ड ग्रुप, दीज आर ऑल्सो एग्रीड। सब मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स को डिसाइड करेंगे जिससे कि जितना भी जो मिसट्रस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, सो व्हाइट पीपल एग्री हुए कि प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल होगा, दैट इज वन पर्सन वन वोट, कि जो लोग, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही गवर्नमेंट बनाएगा। दिस कंसेप्ट को मेजॉरिटी रूल ने इस कंसेप्ट को व्हाइट पीपल ने एक्सेप्ट किया।
साथ ही ब्लैक पीपल ने यह भी एक्सेप्ट किया कि ऑल्दो यहां पे मेजॉरिटी रूल होगा, लेकिन मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट मतलब सब कुछ अपनी मर्जी से करना, कि एक बार आप गद्दी पे बैठ गए, आपने कोई ऑफिस अपॉइंट कर लिया, देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप पे कोई रेगुलेशन नहीं होगी, आप पे किसी तरह की कोई निगरानी नहीं होगी, आपको किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। सो व्हाइट पीपल इस चीज पे एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, मेजॉरिटी रूल होगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका में मेजर पॉपुलेशन वाज ऑफ ब्लैक, तो मेजॉरिटी रूल होगा, वन वोट वन वैल्यू होगा। बट एट द सेम टाइम ब्लैक्स एग्रीड करते हैं कि मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, एब्सोल्यूट रूल पे कहीं ना कुछ लिमिटेशन जरूर होगी, ठीक है। एंड ये भी कहा गया कि मेजॉरिटी विल नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटीज, जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, मोस्टली दैट इज व्हाइट, उनकी प्रॉपर्टी मेजॉरिटी लोग नहीं लेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं दोनों तरफ से, कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं, दैट वाज डन। एंड ऑल्सो कुछ रूल्स बनाए गए कि किस तरह से गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कौन लोग होंगे जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, और सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, ठीक है। सो कुछ रूल्स डिसाइड किए गए दैट हु विल इलेक्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, कौन इलेक्ट करेगा, व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन, लोगों के हक क्या होंगे, ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और जो इलेक्ट होंगे व्हाट दे कैन डू। इस तरह के सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिला। और ये भी तभी हो सकता है, ये सब चीजों पे डिसीजन लेकर, सेट ऑफ रूल्स बना के, वो भी फायदेमंद तब हो सकते हैं जब उनको फ्रीक्वेंटली चेंज ना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मेजॉरिटी पार्टी रूल में आती है, वो इमीडिएटली इस प्रोविजन को हटा देती है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को हटा देती है, चेंज कर देती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें तभी तक हेल्पफुल हो सकती हैं जब तक इनको फ्रीक्वेंटली चेंज ना किया जा सके। फाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा रिजिड होना इज नेसेसरी, ताकि उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करके अपने हिसाब से ना चेंज किया जा सके और लोगों की जो राइट्स है उनको सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। सो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स जो वहां के लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं और सब लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड उस जगह का सबसे सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कानून है जो एवरीबडी इज एग्रीड टू दैट लॉ, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करता है, जैसे इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स सबने मिलके बनाए हैं, एवरीबडी इज एग्री टू इट। सो जो ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑफ रिप्रेशन रूल की वजह से चला गया था, वो ट्रस्ट ये दोबारा बिल्डअप करता है। दूसरा, ये बताता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से चुना जाएगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, कौन लोग वोट डालेंगे, किस तरह से गवर्नमेंट इलेक्ट होगी और किस तरह से ये काम करेगी। साथ ही ये लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो चाहत है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। फाइन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जरूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हों, लेकिन जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना इज नेसेसरी। देखिए इस बात को समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। कैसे बनता है? जब सब लोग उस पर एग्रीड होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी नेसेसरी। तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही, कोई मोनार्की होगा तो मे बी दे कैन ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके रूल्स डिफरेंट होंगे, उन्हें चेंज किया जा सकता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान कैसे बना?
हमारे देश के संविधान को बनाने की जो सबसे पहला आइडिया आप कह सकते हैं, दैट कम्स इन 1934 बाय टू एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आप बात कर सकते हैं, उसका ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होगी? ये वो संस्था होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई जाती है, जो स्पेसिफिकली इसीलिए गठित की गई ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, जो पहला आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। ठीक है, ओके। अब पॉइंट इज कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ है तो अब क्यों ये जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़रूरत थी, ये क्यों आज़ादी से पहले ही लोगों ने ये सोचा, या जो भी हमारे देश के उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा। तो हमारा देश जब आज़ाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो अब जो रूल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इन द हैंड ऑफ इंडियन पीपल्स, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज दिस कि एक तो ऑलरेडी हमारे देश में डिवीजन का जो बीज था वो बो चुके थे। जिसका जो फुल आप एक तरह से कहें आउटकम है वो हमने पार्टीशन के रूप में देखा, जिसमें लार्ज स्केल ऑफ लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवाई। साथ ही जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया कि प्रिंसली स्टेट्स कहाँ जाएगी, वो उन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया। ये जो डिसीजन था, फाइनल डिसीजन, दैट वाज ऑन द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? ये वो जगहें थी जहाँ पे अभी भी राजा महाराजा रहते थे। ऑल्दो सारा डिसीजन उनको ब्रिटिशर्स के हिसाब से लेना पड़ता था, ब्रिटिशर्स की सुनने के बाद ही वो कुछ कर सकते थे। स्टिल आप एक तरह से कहें, एक तरह से पपेट रूल उनका था। तो जब उन्होंने सारा कंट्रोल ट्रांसफर किया इंडिया के हाथ में, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है वो खुद डिसाइड करेंगी कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है या इंडिया के साथ रहना चाहती है। तो उस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन की, इंडिया के डिसइंटीग्रेशन की जो थी बहुत बड़ी आप एक तरह से कहें रिस्क था, क्योंकि चांसेस थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहें या फिर वो पाकिस्तान के साथ चले जाए। तो लार्ज स्केल पे वायलेंस हो रही थी, देश बट चुका था दो पार्ट में, और प्रिंसली स्टेट के पास भी अपना वो जो था राइट था कि वो जिस मर्जी के पास जाना चाहें। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है जिसमें सारे रूल्स रिटन फॉर्म में है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया कि हमारे देश में ऑलरेडी इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि सबको इक्वल राइट्स मिले, सबके जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। ठीक है, किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के बीच में, इन सब का ध्यान रखा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप कहें कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फीचर्स हैं उसकी बात सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी, और कांग्रेस के 8 और लीडर थे जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है 1934 में। दिस इज कि हमारा एक ऐसी समिति बनानी चाहिए, एक ऐसा ऑर्गन बनाना चाहिए जहाँ पे लोग मिलकर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करें। बट उससे पहले मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जिसमें कुछ राइट्स की बात की गई थी, कुछ हकों की बात की गई थी, साथ ही बात की गई थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, जो अभी तक हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, यानी कि जो वोट का हक है वो सबको हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के टाइम पर सबको वोट डालने का हक नहीं था। सिर्फ वो लोग जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एफ्लुएंट हैं, वही वोट कर सकते थे। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का मेन जिस्ट है, वही मेन आप कहें जो मकसद है वो लैक करता है। ठीक है, जिसमें कि लोग खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। तो जब सबको वोट करने का हक ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस यहाँ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, द फर्स्ट वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेटर ऑन 1931 में एक रेजोल्यूशन पास होता है कराची सेशन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे बात की जाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, राइट टू फ्रीडम की एंड इक्वालिटी की, और साथ ही बात की जाती है कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स है उन्हें भी बचाया जाएगा। सो दैट वाज इन 1931 के कराची के सेशन में।
ठीक है, ये कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड किया जाए और फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की भी बात की गई। ठीक है, ओके। सो जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल रहा तब तक काफी देर तक अंग्रेज हमारे जब तक हमारे देश पे रूल करते रहे वो टाइम टू टाइम इलेक्शंस को कंडक्ट कराते रहे। इसी तरह से एक इलेक्शन कंडक्ट हुई थी इन द ईयर 1937 जिसमें काफी पॉलिटिकल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो इन इलेक्शन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट दे अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क। लेजिस्लेटिव वर्क है, जो कानून बनाने की पूरा प्रक्रिया है, उसको उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली। उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली और काफी लार्ज स्केल पे 1937 की इलेक्शन में लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत लार्ज स्केल में वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जीते भी थे और बहुत मिनिस्ट्रीज में उन्होंने पोस्ट होल्ड भी की थी। ठीक है, सो ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, लेटर ऑन इट हेल्प्स देम टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इतना लेंथी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज को वर्ल्ड के हर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके डाला गया है। वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अच्छे अच्छे फीचर्स थे दैट वाज बोरोड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, और वो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। These were the words which were taken from the French Revolution. Liberty, fraternity and integrity. Ideals जो French Revolutions के थे. Similarly, Bill of Rights by the American Revolution. अमेरिका के जो रेवोल्यूशन हुआ वहां से बिल ऑफ राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो बोरो किए गए। ठीक है, उसी तरह से रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ वहां से लिया गया सोशल जस्टिस। सो दीज वर द फीचर्स जो अलग अलग रेवोल्यूशन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उन्होंने इन चीजों को लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया। फाइनली द डिमांड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका पहली बार 1934 में एम एन रॉय जी ने जिक्र किया था। लेटर ऑन फाइनली 1940 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और फाइनली 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स वो ऑर्गन जिसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। और ये जो 1946 में फर्स्ट टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, इसका प्रोविजन मेंशन थे इन द कैबिनेट मिशन प्लान। एक प्लान लाया था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे डिमांड हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसपे काफ़ी प्रोविजंस लिखे गए थे, काफ़ी बातें लिखी गई थी कि इस तरह से असेंबली को बनाया जाएगा। उसी में मेंशन था कि असेंबली के जो लोग होंगे वो किस तरह से चुने जाएंगे। सो असेंबली के जितने भी लोग थे उन्हें चुना गया था प्रोविंसेस से इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली तो हो गया कि वहाँ के जो लोग हैं डायरेक्टली वोट डाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ की जो प्रोविंसेस की जो असेंबलीज थी, जैसे हमारे स्टेट में अभी विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, तो उसी तरह जब वो जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे असेंबलीज के, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई, डायरेक्टली लोग नहीं चुन रहे, लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने असेंबलीज में उसे वही लोग मिलकर चुन रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सन्स को। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहां राजा महाराजाओं का अभी भी राज था, वहां से लोगों को नॉमिनेट करके लाया गया। ठीक है, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, वहां से लोग आए बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन। फाइनली एक लार्ज टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है और 26 नवंबर को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है और असेंबली उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेती है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है ऑन द डे 26 नवंबर 1949 और इनैक्ट होता है ऑन 26 जनवरी 1950। दिस इज अडॉप्शन और दिस इज एनैक्टमेंट, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है,
सो फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है ऑन द 26 नवंबर 1949। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फर्दर जितनी भी इलेक्शंस हुई, जितनी भी सरकारें चुनी गई, दे आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को बने ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी हो चुका है। इस लंबे समय में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से प्रोविजंस पे क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन स्टिल ऑन लार्जर स्केल कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ होल किसी ने भी अपोज नहीं किया है। कुछ प्रोविजंस को छोड़कर, कुछ प्रोविजंस पे हमेशा कन्फ्लिक्ट रहे हैं, उन्हें चेंज भी किया गया है, लेकिन एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आइडल है, उस पर क्वेश्चन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी लीडर ने नहीं किया है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टिल अभी तक हर जो गवर्नमेंट है दैट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इतनी आप कहें ना, हर एक चीज को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, हर चीज को ध्यान में रख के इतना वाइड और फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हर चीज को आप सोसाइटी का सोशल सेटअप बोल दे, पॉलिटिकल बोल दे, इकोनॉमी बोल दे, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दे, हर चीज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। सो दिस इज अ वेरी वास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब पॉइंट इज कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। ठीक है, जो वहाँ पे प्रोविंशियल्स थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया जैसे हमारे स्टेट है, उस टाइम पे स्टेट्स नहीं होती थी, उनको प्रोविंशियल कहते थे, प्रोविंसेस। ठीक है, तो प्रोविंसेस में जो असेंबलीज थी उसमें जो लोग चुने गए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना था। तो इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन हुई थी। तो क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर आप कहें हुक एंड कॉर्नर का पर्सन था। ऑल लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हर सेक्शन से, हर सोसाइटी के, आप देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मुस्लिम्स की भी रिप्रेजेंटेशन थी, इंडियंस की भी, विमेन्स की भी। Although even every society, every section of society were equally represented in the Constituent Assembly. इसी का रीजन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक के राइट्स का ध्यान रखा गया है। क्योंकि जब भी कोई प्रोविजन होता था उस प्रोविजंस पे डिसएग्रीमेंट होता था। कांग्रेस कोई प्रोविजन रखती है तो बाकी लीडर्स उस पर डिसएग्रीमेंट करते थे और एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद एक फाइनल रूल को बनाया जाता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना है कि जिसमें हर एक के राइट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। जहां पे आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया गया है, सोशल जस्टिस की बात की गई है, सेक्युलरिज्म की बात की गई है। सो एवरीथिंग वाज कंसीडर्ड बिकॉज The Constituent Assembly was the true representative of our Indian society. Indian society की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसकी वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे गाइडेंस कहाँ से मिले। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं वो गांधी जी के आइडल्स पे बहुत हद तक निर्भर करते हैं। गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर निकाला था दैट इज यंग इंडिया, जिसमें वो अपने विचारों के बारे में लिखते थे। यंग इंडिया इन 1931, जिसमें वो अपने विचारों के बारे में लिखा करते थे। दे आर थिंकिंग अबाउट नॉन वायलेंस, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और जो भी उनकी फिलॉसफीज रही हैं उन सब को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया गया। आप देखिए पंचायत की बात की गई है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की गई है, डीपीएसपी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप उनके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज है, वो सब जो हैं डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं गांधी जी के आइडल्स पे। ठीक है, ऑल्दो उनके आइडल्स और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के आइडल्स में आप कहें यहाँ विचारों में मतभेद जरूर रहता था, जिसमें से मेजर थे B.R. अम्बेडकर, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि जो ये जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें से डिस्क्रिमिनेशन को तभी निकाला जा सकता है अगर वर्ण व्यवस्था को, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना, उसे हटाया जा सके। बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस थॉट। तो उनके बीच में जो आप कहें थिंकिंग को लेकर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, बट स्टिल दे वर्क टुगेदर एंड कम टूवर्ड्स द सिंगल कंक्लूजन जिसपे पूरी सोसाइटी एग्री करे।
सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस मॉडल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ प्रिंसिपल है जो गांधीयन आइडल पे डिपेंड करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, पंचायत हो गया, पब्लिक हेल्थ को प्रोवाइड करना हो गया, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना हो गया, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सब गांधी जी के आइडल्स पे डिपेंड करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन मिली है जहाँ से लिबर्टी की बात हम कहते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं कि सबको आज़ादी होनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी सेक्शंस हैं सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव हो, सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय की बात जहाँ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। जब प्रियम्बल की हम बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जिस्ट है, जो फेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन से और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है। सो दीज ऑल आर द गाइडिंग लाइट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दे गाइड द फॉर्मेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफीज हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रियम्बल, जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन से, अमेरिकन मॉडल से जो हमने इंस्पायर होके बनाया है, ठीक है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं विच यू नीड टू नो, सबसे पहले वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बार हम इसे रीड करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरियन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल प्रियम्बल। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सबके मीनिंग आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके थ्रू बनाया जा रहा है? भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो एक्चुअल जो अथॉरिटी है दैट इज इन द हैंड ऑफ द पीपल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चुने ही गए थे लोगों द्वारा, ऑल्दो इट वाज इनडायरेक्टली, बट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही चुने गए थे। तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन था इंडियन डाइवर्सिटी का, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज सॉवरियन। सॉवरियन का क्या मतलब है कि हमारे देश ने कोई भी डिसीजन लेना है इंटरनल मैटर्स पे तो वो खुद ले सकता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्रीज। पहले हमारा देश डोमिनियन था ब्रिटिश सरकार का। अगर आप देश से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, तो ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेनी पड़ती थी। बट नाउ अवर कंट्री इज सॉवरियन। अपने इंटरनल मैटर्स पे वी कैन डिसाइड ऑन आवरसेल्फ, ठीक है। बाहर के देशों के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, देश के अंदर की कैसी व्यवस्था रहेगी, ये हमारा देश खुद डिसाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि जो भी वेल्थ, जो भी इनकम जनरेट होगी देश में, वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। दैट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, नहीं। देश की जो संपत्ति है उस पर सबका इक्वली हक है। नेक्स्ट कम द सेकुलर। हमारे देश में हर धर्म की इज्जत की जाएगी, बट सरकार का, स्टेट का, देश का कोई धर्म नहीं होगा। एवरी रिलीजन इज इक्वल, एवरीबडी इज फ्री टू वर्शिप इट्स देयर रिलीजन, बट स्टेट हैज नो रिलीजन। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, जो हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लोग अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करेंगे। देन इज द रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट होगा, दैट इज ऑल्सो इलेक्टेड। हमारे देश में हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है जो जैसा सऊदी अरेबिया में होता है कि किंग का बेटा किंग बनेगा, है ना, हेरिडिटरी हो रहा है। नहीं, हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है दैट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट चुना जाता है। देन जस्टिस, न्याय। और कौन कौन से जस्टिस की बात की गई है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। समाज में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, हर जगह न्याय किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट इज लिबर्टी।
कि लोगों पे किसी भी तरह की अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी अपने विचारों को कहने की, एक्सप्रेस करने की, अपने विश्वास को आगे बढ़ाने की किसी तरह की रोक नहीं होगी। सबको आज़ादी होगी अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की, उन्हें स्प्रेड करने की। इक्वालिटी की, कि सब बराबर है लॉ के सामने, देश के सामने, कानून की नज़र में एवरीबडी इज सेम, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट इज फ्रेटर्निटी, दैट इज भाईचारा, कि सब मिलजुल कर रहेंगे without any intolerance. So these are the important words which have been mentioned in our constitution, जो हम जिसका इक्वल हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम में और मेंस में भी ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दैट इज प्रिंसिपल। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ये पता था कि टाइम के साथ सोसाइटी की नीड में चेंजेस आती रहती हैं और उसके हिसाब से रूल्स का बदलना भी ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं विद द चेंजिंग टाइम, बट सिर्फ इस चीज़ का लिमिटेशन सिर्फ इस चीज़ की है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रियम्बल भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसा रूल आप चेंज नहीं कर सकते जो देश को सोशलिस्ट बनाता हो, देश की सॉवरेनिटी की बात करता हो, देश में इक्वालिटी लाता हो, फ्रेटर्निटी की बात करता हो। तो ऐसे फीचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर हैं जो उसे अलग बनाते हैं, जो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा अगर कोई भी रूल है उसे समय के साथ बदला जा सकता है, उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। सो दैट इज इट, जिसमें आज के लेक्चर में हमने डिटेल में जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों बनती है, ताकि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रस्ट है वो दोबारा से गेन किया जा सके, वो लोगों में लाया जा सके और लोग मिनिमम कन्फ्लिक्ट से एक डिसीजन पे पहुंच सके और गवर्नमेंट आगे बढ़ सके। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो पूरी टाइमलाइन है उसे हमने समझा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके मेंबर्स कौन थे और किस तरह से उन्होंने किस किस प्रिंसिपल्स पे बेस करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ऐसे फीचर है जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको डिफरेंट करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 खत्म होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।